नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कल हमने बात की थी कि राहुल गांधी के लिए 2023 कैसा होगा। आज बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए 2023 कैसा होगा। एक शेर है, हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में, हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में, तुमने तो खैर बेवफाई की। तो ये शेर कुल मिलाकर समर्पित है बीजेपी की आला कमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संबंधों को लेकर। और साथ ही साथ जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है लेकिन जहां बीजेपी के स्थानीय छत्रप मुख्यमंत्री बनने की आस में है, उनके बीच में ये शेर लागू होता है। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ बेवफाई है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2014 से लेकर 2022 दिसंबर तक जितने विधानसभा चुनाव हुए, जितने लोकसभा चुनाव हुए, जो दो हुए, मोटा मोटा निचोड़ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद के लिए वोट मांगते हैं यानी लोकसभा चुनाव के लिए, तो जनता गोदी भर देती है। लेकिन जब वो विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगते हैं, तो जहां जहां बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें हैं और एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, वहां उनको हर बार कामयाबी हासिल नहीं हुई। जहां जहां स्थानीय नेताओं के बीच खेमेबाजी धड़ेबाजी है, वहां भी हर बार कामयाबी हासिल नहीं होती। जहां जहां स्थानीय स्तर पर मजबूत, एक बहुत मजबूत गठबंधन है विपक्ष का, या रीजनल पार्टी है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में हो गई नीतीश और लालू यादव का गठबंधन, अ, बिहार में हो गया, झारखंड में शिबू सोरेन और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। अभी हम दक्षिण की बात नहीं कर रहे, वहां वहां बीजेपी में मोदी का जादू उस रूप में चल नहीं पाता है। तो ऐसे में दो बड़े सवाल उठते हैं, मोदी को क्या करना चाहिए। एक, राज्य सरकारों का कामकाज अच्छा हो, एंटी इनकम्बेंसी कम हो, यानी थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगी तो उसको ओवरकम कर जाएगा मोदी का करिश्मा। दूसरा, स्थानीय स्तर पर जो नेताओं के बीच में युवा बनाम बुजुर्गों की लड़ाई है, उसका कोई समाधान निकले। समाधान इस रूप में कि बूढ़े बुजुर्ग नेता रिटायर हों और युवाओं को उनकी जगह मिले। दोनों ही जगह बीजेपी, यानी बीजेपी से मतलब आला कमान, आला कमान से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। तो क्या इसका खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ेगा। कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें 3 में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में है। कर्नाटक है, त्रिपुरा है और इसके अलावा मध्य प्रदेश है। नागालैंड और मेघालय के अंदर वो सत्ता का एक छोटा सा हिस्सा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उसे सत्ता में आना है, तेलंगाना में सत्ता में आने के लिए संघर्ष करना है। अब बड़ी दिलचस्प स्थिति है साहब, देखिए कुल मिलाकर हो क्या रहा है। जहां जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां वहां कहा जा रहा है कि साहब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। राजस्थान में तो साफ तौर पर इसकी घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन जहां जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां वहां के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि साहब मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, वोट तो मोदी जी के नाम पर पड़ेगा। अगर मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ना है तो 5 साल आप अपनी ऐसी क्या सरकार चला रहे थे, ऐसे क्या फैसले ले पा रहे थे जिसके आधार पर आप खुद जनता के बीच उतरकर वोट हासिल नहीं कर सकते। मोदी जी को इतना कष्ट आपके राज्यों में भी देने की जरूरत क्या है, यह एक सवाल उठता है। अब देखिए 2018 के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी इनिशियल रूप में चुनाव हारी थी। हालांकि मध्य प्रदेश में उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरह से तख्ता पलट कर दिया था। तब शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया को केंद्र की राजनीति में बुला लिया गया था, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दिया गया था। और उसके बाद यह अच्छा काम किया बीजेपी ने, क्योंकि फैटीग फैक्टर हो गया था। 15-15 साल हो गए थे रमन सिंह को, वसुंधरा जी 2-2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी, बेटा झालावाड़ से सांसद कई कई बार रह चुका। तो बीजेपी को लगा कि इन नेताओं को धीरे धीरे रिटायर करो और साथ ही साथ नई पीढ़ी को मौका दो। तो नई पीढ़ी को तो मौका मिल नहीं पाया और ये जो बुजुर्ग है जो रिटायर हुए, वो अर्ध रिटायरमेंट के बाद फिर राज्य की राजनीति में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। एक चीज ये देखने को मिल रही है। दूसरी चीज ये देखने को मिल रही है कि इन राज्यों के अंदर भी
बीजेपी एक अल्टरनेट खड़ा नहीं कर पाई जैसा अल्टरनेट उसे खड़ा करना चाहिए था। तो इसका खामियाजा क्या बीजेपी को इस बार चुनाव में उठाना पड़ सकता है? छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भूपेश बघेल ओबीसी मुख्यमंत्री है, तो बीजेपी ने उनके मुकाबले अरुण साहू एक नेता है ओबीसी के, उनको उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, और नारायण चंदेल जो उनको अपोजिशन का नेता बना दिया। दोनों ओबीसी हैं, लेकिन ये दोनों ओबीसी मिलकर भी क्या मुकाबला कर पा रहे हैं भूपेश बघेल का? राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का एक फैक्टर है, फिर एक गजेंद्र सिंह शेखावत फैक्टर है, एक सतीश पूनिया फैक्टर है, एक फिर गुलाब चंद कटारिया फैक्टर है, एक अर्जुन मेघवाल फैक्टर है, फिर एक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का फैक्टर है। तो इतने इतने फैक्टर हैं। अब इसमें एक चीज का बीजेपी के सामने या मोदी जी के सामने सबसे बड़ा संकट है कि वो गुजरात में तो बुजुर्ग नेताओं को रिटायर कर दिया, मुख्यमंत्री बदल लिए और उसमें वो कामयाबी हो गए, लेकिन ये कामयाबी उन्हें गुजरात में तो आसानी से हासिल हो सकती थी क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी विद्रोह करने की अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन हिमाचल में यह दांव उल्टा पड़ा। हिमाचल में जो बागी नेता थे, एक के पास फोन भी आया था प्रधानमंत्री का, फिर भी उन्होंने चुनाव मैदान से हटने से इनकार कर दिया था। तो ये बागी नेताओं ने बीजेपी को हरवा दिया। तो अब मोदी जी और अमित शाह जी के सामने सबसे बड़ी चिंता है कि अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां किस तरह से कैसे वो बुजुर्ग नेताओं को रिटायर करें। 30 से 40% विधायकों के टिकट काटे, जिसमें कुछ सीनियर विधायक भी हों, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री जैसे लोग भी हों, ताकि उनमें से कुछ लोग बगावत पर ना उतर पाए और उनके कारण बीजेपी को हार का सामना या संभावित हार का सामना नहीं करना पड़े। यह एक सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, मोदी जी के सामने है, जिस पर 2023 के विधानसभा चुनाव बहुत कुछ निर्भर रहने वाले हैं। देखा गया है कि चूंकि आलाकमान का असर है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की राजनीति से बड़े प्रभावित है, और इंदिरा गांधी भी ऐसा करती थी, स्थानीय छत्रपों को पनपने नहीं देती थी। जैसे ही कोई जड़ पकड़ने लगता था तो पौधा उखाड़कर नया मुख्यमंत्री बना देती थी, यानी वो पुराना मुख्यमंत्री जड़ नहीं पकड़ पाए। ऐसा ही नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, या वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन उनको फिर डर लग जाता है कि कहीं बगावत ना हो जाए। उत्तराखंड में 2-2 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए और उसका फायदा मिला। हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को जबरन रिटायर किया गया, उसका नुकसान हुआ। दिल्ली में कोई परखने नहीं दिया गया किसी लीडरशिप को, उसमें चाहे विजय गोयल हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे फिर दूसरे कई म्यूजिकल चेयर की तरह नेता बदलते रहे, और 25 साल हो गए बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर है, और आने वाले 5-7 साल तो वो सत्ता से दूर रहेगी। इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह से समझती है। यही हाल आप दूसरे राज्यों में देखते हैं। बिहार के अंदर आप देख लीजिए, नीतीश से गठबंधन टूटा, उसके बाद से बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया, नया किसको बनाया जाए, किसको कमान सौंपी जाए। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन कुछ विधायक वापस चले गए, फिर नेताओं में आपस में झगड़े बढ़ गए। बीजेपी कुछ समझ नहीं पा रही कि वहां पर किस नेतृत्व को सौंपा जाए नेतृत्व, और किसको फिर पूरे अधिकार, पूरी शक्तियां दी जाए। तो ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी खुद तो केंद्रीय स्तर पर सारी शक्तियां अपने पास एकाग्र रखते हैं, लेकिन स्थानीय छत्रप जो राज्यों के छत्रप हैं उनको यह मौका नहीं देना चाहते, तो खेमों में बढ़ जाती है चीजें। फिर मोदी जी को लगता है कि केंद्र का आला कमान का डंडा चलेगा, आला कमान का अनुशासन चलेगा, सबके सब नेता लाइन पर आ जाएंगे। लाइन पर आ भी जाते हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा भी बीजेपी को उठाना पड़ता है राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अब एक देखिए, एक छोटा सा उदाहरण राजस्थान का फिर उदाहरण देते हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़ा, राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्वीकारा कि उन्होंने कहा, हाँ साहब थोड़ा बहुत होता है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, थोड़ा बहुत तो हम भी बुरा नहीं मानते, हम भी मौका दे देते हैं जब तक कि पार्टी को भारी नुकसान ना हो। लेकिन बीजेपी का क्या कोई बड़ा नेता कहेगा कि राजस्थान में भी गुटबाजी है? सब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सब एक साथ हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सबके सब मान गए हैं। ऐसी स्थितियां हकीकत में जमीन पर नहीं है। तो क्या
शुतुरमुर्ग की तरह रेत में आप सर डाल दो और फिर सोचो कि तूफान गुजर जाएगा। क्या इस तरह की राजनीति? या फिर क्या नरेंद्र मोदी को लगता है कि अभी भी उनका ब्रांड चल रहा है और जब तक ब्रांड चल रहा है तब तक दिक्कत क्या है? इक्का दुक्का राज्य हार रहे हैं, ज्यादा राज्य तो जीत ही रहे हैं। और जब तक ये स्थिति रहती है तब तक ये चीजें चलने दी जाए। इससे कुछ लोग कहते हैं, राजनीतिक पंडित पंडित कि तात्कालिक रूप से हो सकता है बीजेपी को फायदा हो, लेकिन लंबी दृष्टि से देखा जाए तो फिर बीजेपी को भारी नुकसान आगे जाकर उठाना पड़ सकता है, जब नरेंद्र मोदी सक्रिय राजनीति में, सियासत के अंदर सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी नहीं रहेगी। तो एक 75 साल का एक बनाया था कि 75 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो केंद्रीय स्तर पर वो चला। लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए गए, मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए गए, बहुत सारे लोगों को, कलराज मिश्रा से लेकर बहुत सारे लोगों को राज्यपाल बनाकर एक तरह से जबरन रिटायर कर दिया गया। नजमा हेपतुल्ला भी बीजेपी में आई थी कांग्रेस छोड़कर, उनको भी राज्यपाल बनाकर चलता किया गया। आनंदीबेन पटेल के साथ भी ऐसा हुआ। तो केंद्र के स्तर पर तो बीजेपी ये सफलतापूर्वक करती रही है, लेकिन राज्यों के स्तर पर नहीं कर पाती। और राज्य के जो बड़े नेता हैं उन पर वो लगाम भी उस रूप में नहीं कस पा रही, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरा, ऐसे में राज्य के नेताओं को लगता है जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं कि जो भी करो, जैसा भी करो, अंत में तो नाम तो पूरा मोदी जी का ही होना है, वोट तो मोदी जी के नाम पर ही पड़ना है, सारा श्रेय तो उन्हीं के हिस्से में जाना है, तो खामखा इतनी मेहनत क्यों की जाए? इस तरह से कोई पार्टी लंबे समय तक क्या चल सकती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला मेरा जो वीडियो है उसकी तत्काल रूप से आपको जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, @विद्रोही7, और इसके साथ साथ फेसबुक पर भी विजय विद्रोही पेज है जिसमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपसे बीजेपी की नीति रणनीति, खड़ाऊ मुख्यमंत्रियों से मोदी जी की परेशानी, ये सारी बातें की, उससे आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं, इस पर अपनी राय जरूर भेजिएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।